आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं अनिल सर का पुराना स्टूडेंट हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन एमटेक है। मैंने एमटेक विलेसाई डिज़ाइन में एनआईटी जयपुर से कर रखी है। अभी हम क्या पावर फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। पावर फैक्टर क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी अपन इसको देखते हैं कि पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं और पावर फैक्टर क्या होता है। तो अभी अपनों ने 3 डायग्राम बना रखे हैं यहाँ पे। इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि अगर मान लो ये V और I के बीच में है, चलो इसको एक बार दोबारा से बना देते हैं। ठीक है, अपन ये मानते हैं कि अपने वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस थीटा है। कोई भी एक सर्किट है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस थीटा है। तो फेज डिफरेंस थीटा आता क्यों है? अगर उस सर्किट में सिर्फ रजिस्टिव कंपोनेंट होंगे तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। उसमें यदि इंडक्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट होंगे तो उनमें एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर प्योर इंडक्टिव है तो पाई बाई टू का डिफरेंस है। प्योर कैपेसिटिव है तो पाई/2 का डिफरेंस है। पर जो अपने सर्किट रहते हैं उसमें रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों ही रहते हैं। रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों ही रहते हैं। ठीक है, इन तीनों ही रहने के कारण क्या है, जो यहाँ पे अपने को फेज डिफरेंस मिलेगा थीटा, ये पाई/2 नहीं होके उससे कुछ मतलब कम वैल्यू होगी। इसको एक प्रकार अपन ऐसे देख सकते हैं, अगर ये तीनों ही प्रेजेंट है अपने सर्किट में, अगर ये तीनों ही प्रेजेंट है, रजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो अपन तीनों के प्रेजेंस के केस में डायग्राम बनाते हैं अपन। तो ये आया V, ये रजिस्टेंस के कारण I उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और इंडक्टिव कंपोनेंट के कारण क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और कैपेसिटिव कंपोनेंट के कारण क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसको IL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको IC से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको IR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इनकी रिजल्टेंट करंट होगी, जो इनकी रिजल्टेंट करंट होगी। अभी अपन देख रहे हैं करंट इस डायरेक्शन जा रही है, इस डायरेक्शन जा रही है, इस डायरेक्शन जा रही है। इनकी रिजल्टेंट करंट निकालनी है तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट को सोल्व करेंगे। इन दोनों कंपोनेंट को सोल्व करेंगे। अभी ये मान लेते हैं कि अपन IC की वैल्यू ज़्यादा है। एक बार ये मान लेते हैं कि IC की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस डायग्राम का जो डायग्राम बनेगा तो वो ऐसे यहाँ पे इस टाइप से लिख जाएगा, IC माइनस IL। डायरेक्शन ये रहेगी करंट की, इन दोनों को जब सोल्व कर रहे हैं। तीसरी करंट क्या है अपनी, IR है। ये दोनों वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, इनका रिजल्टेंट कहीं यहीं रहेगा, यहाँ रहेगा बीच में। ठीक है, तो ये क्या होगी अपने एक्चुअल में I करंट। तो इसका क्या होगा, एक फेज डिफरेंस रहेगा, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। इस फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करें थीटा से, और ये जो एंगल थीटा रहता है इसका जो कोसाइन टर्म रहता है, इस एंगल थीटा का जो कोसाइन टर्म रहता है कोस थीटा, जो ये कोस थीटा रहता है, इसी को अपन पावर फैक्टर कहते हैं। इसी को अपन पावर फैक्टर कहते हैं। मतलब वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस आ गया। वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि अपने जो सर्किट रहते हैं उसमें रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव तीनों ही कंपोनेंट हो सकते हैं, और तीनों ही कंपोनेंट होंगे तो उसके कारण फेज डिफरेंस आएगा, और उसके कारण फेज डिफरेंस आएगा। तो ये जो फेज डिफरेंस है थीटा, इसका कोस टर्म जो लेंगे कोस थीटा, उसको अपन पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, इससे अपन पावर फैक्टर की नेक्स्ट डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। ये वाला डायग्राम है, इसमें ये I है। अगर I का एक कंपोनेंट लेते हैं वोल्टेज की डायरेक्शन में, I का एक कंपोनेंट लेते हैं वोल्टेज डायरेक्शन में, क्या आएगा, I साइन थीटा। और Y एक्सेस में अगर इसका कंपोनेंट लेते हैं तो वह क्या आएगा, I साइन थीटा। ठीक, इसमें I करंट फ्लो कर ही रही है। अगर इससे अपन वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंपोनेंट क्या बन जाएगा, VI कोस थीटा। इधर क्या बन जाएगा, VI। इधर क्या बन जाएगा, VI साइन थीटा। और अपने को पता है पावर क्या होती है, P = V × I। पावर क्या होती है, P = V × I। ठीक, तो अपने सर्किट में 2 टाइप की पावर होती है, एक होती है रिएक्टिव पावर, एक होती है एक्टिव पावर। अपने सर्किट में 2 टाइप की पावर होती है, एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर। जो रजिस्टिव सर्किट में फ्लो करती है, जो पावर रजिस्टिव सर्किट में फ्लो करती है उसको एक्टिव पावर कहते हैं। एक्टिव पावर ये अपने सर्किट को रिक्वायर्ड रहती है, इतनी पावर तो अपने को चाहिए, इसको एक्टिव पावर कहते हैं।
जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में जो फ्लो करती है उसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, और ये एपरेंट पावर रहती है। इन दोनों का जो सम रहता है, रिजल्टेंट जो रहता है वो एपरेंट पावर रहता है। ये वैसे आप देखो तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है। तो एपरेंट पावर क्या होगा, मतलब रेक्टेंगल टाइम जो करंट रहता है वो अपने क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है, रेक्टेंगल करंट क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एपरेंट पावर क्या रहेगी, एपरेंट पावर इक्वल टू, एक्टिव पावर को भी अपन पी ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी ए स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी ए स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो ये एपरेंट पावर अपनी क्या रहेगी, नॉर्मली एक्टिव पावर से ज़्यादा रहेगी। ये एपरेंट पावर अपनी एक्टिव पावर से ज़्यादा रहेगी। और ये एंगल थीटा ही है, ये एंगल भी थीटा ही है। तो यहाँ से अगर अपन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से अपनी अगर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा क्या होता है, आधार बटा करंट। थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे करंट। आधार क्या है ये, करंट क्या है ये, ठीक है। तो अपना कोस थीटा क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर एक बार थोड़ा इधर लिख लेते हैं दोनों। तो अपना कोस थीटा क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। एक्टिव पावर क्या है, हमेशा एपरेंट पावर से कम रहेगी। एक्टिव पावर हमेशा एपरेंट पावर से कम रहेगी। तो अपनी कोस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से 0 के बीच में रहेगी। अपनी कोस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से 0 के बीच में रहेगी। ये 1 कब अचीव कर सकती है, जब अपना जो सर्किट हो उसमें सिर्फ रजिस्टिव कंपोनेंट हो। ये 1 उसी केस में अचीव कर सकती है जब अपना सर्किट उसमें सिर्फ रजिस्टिव कंपोनेंट हो, तब अपना पावर फैक्टर 1 हो सकता है। तो अपना पावर फैक्टर क्या होता है, 1 हो सकता है। और जो पावर फैक्टर 1 होता है वही आइडियल कंडीशन माना गया है, वही आइडियल कंडीशन माना गया है। अपना अगर सर्किट बेस्ट बनाना है तो उसका पावर फैक्टर जितना ज़्यादा उसके उतना ज़्यादा करना है। पावर फैक्टर 1 को बेस्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या समझ आया, अपना पावर फैक्टर क्या है, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, ठीक है। ये किससे निकला, इस वाले डायग्राम से निकला। अपनों ने क्या किया था कि अपने सर्किट में क्या था, रेजिस्टेंस भी था, इंडक्टेंस भी था, कैपेसिटेंस भी था। तो वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस आ गया था। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया था अपनों ने। अब इस आई का क्या है, कंपोनेंट लिए थे अपने ने एक्स डायरेक्शन में, तो यह आया था आई कोस थीटा। वाई डायरेक्शन में लिया था, ये क्या आया था, आई साइन थीटा। तो अपन इसको वी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, अगर वी आई कोस थीटा, सॉरी वी आई साइन थीटा, वी आई कोस थीटा और वी इंटू आई, तो ये सब पावर बन जाती है। तो ये पावर क्या होती है, एक्टिव पावर होती है। ये रिएक्टिव पावर होती है। जो ये वाला कंपोनेंट है यहाँ पे, उसी को अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये भी वी आई साइन थीटा ही है, ये भी वी आई साइन थीटा ही है। ये एक रेक्टेंगल मान लेते हैं अपन। तो जितनी ये वाली भुजा होगी उतनी ये वाली भुजा होगी, ठीक है। तो ये वी आई साइन थीटा था, ये भी वी आई साइन थीटा होगी। ये रिएक्टिव पावर होगी, ये एपरेंट पावर होगी, थीटा ये एंगल है। और अपने को ये पता है कि कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा आधार बटे करंट, आधार बटे करंट। आधार क्या अपनी एक्टिव पावर है, करंट क्या एपरेंट पावर है। तो कोस थीटा क्या है, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। और ये अपने को पता है कि जो एपरेंट पावर आई थी, अपनी एपरेंट पावर आई थी, वो इन दोनों के वर्ग का वर्गमूल है। एपरेंट पावर इन दोनों के वर्ग का वर्गमूल है। तो एपरेंट पावर हमेशा इन दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा ही रहेगी। इन दोनों से ज़्यादा रहेगी तो कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो अपना पावर फैक्टर जो बेस्ट रहता है वो 1 रहता है। अपने किसी भी सर्किट का अपना टारगेट रहता है कि हम पावर फैक्टर अपन 1 बनाएंगे। ये पावर फैक्टर हो गया। तो भी अपनों ने समझा कि एक्टिव पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर।
ये अपनों ने मैथमेटिकल टर्म या थ्योरेटिकल टर्म में समझ लिया कि पावर फैक्टर क्या है। अब इसके पावर फैक्टर की इफेक्ट क्या है अपन ये देख लेते हैं। पावर फैक्टर के एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर को अपना कोई भी इक्विपमेंट बनेगा, अगर अपना कोई भी इक्विपमेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल अपना मोटर रहेगा, मोटर की क्या पावर दी रहेगी अपने को, वो जो पावर दी रहेगी नेम प्लेट पे, जो मोटर की नेम प्लेट पे जो पावर दी रहेगी वो अपनी एक्टिव पावर ही रहेगी। अपन भी सपोज कर लेते हैं अपनी एक्टिव पावर 50 वोट है, अपनी सपोज कर लेते हैं अपनी एक्टिव पावर 50 वोट है, तो मोटर को देख के अपने को क्या लगेगा, अपने को पावर क्या चाहिए, 50 वोट चाहिए। मतलब अगर इस मोटर को अपन ऐसे सर्किट में लगा दें जहाँ से अपने को 50 वोट मिल जाए तो अपनी ये मोटर काम करनी चाहिए। ठीक है, मोटर की नेम प्लेट पे दूसरा कंपोनेंट पावर फैक्टर भी लिखा रहेगा। अभी अपन इसका ले लेते हैं कि पावर फैक्टर 0.8 है, पावर फैक्टर 0.8 है, पर एक्चुअल में क्या होगा, इस एंगल थीटा के कारण पावर फैक्टर क्या था, एंगल थीटा था अपना, इस थीटा के कारण एक्चुअल पावर जो एक्टिव पावर थी ये नहीं होगी, ये हो जाएगी अपरेंट पावर। इस एंगल थीटा के कारण एक्चुअल पावर है जो सर्किट को एक्चुअल में पावर चाहिए वो एक्टिव पावर नहीं होगी, अपरेंट पावर चाहिए। तो अपने कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रहता है उस पर लिखा रहता है उसकी एक्टिव पावर कितनी है, उसके पावर फैक्टर कितने। ये अपने पास फॉर्मूला है पावर फैक्टर के एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर। अगर इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करते हैं तो पावर फैक्टर क्या है 0.8, एक्टिव पावर क्या है 50, अपरेंट पावर क्या है, एक बार सिंप्लिसिटी के लिए अपरेंट पावर को अपन PAP से रिप्लेस, तो अपने पास अपरेंट पावर क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 0.8, डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 8, इसकी वैल्यू ये आएगी 62.5। ठीक, तो अपन क्या देख रहे हैं अपनी अपरेंट पावर क्या है 62.5, और जो अपना इक्विपमेंट जो अपनों ने यूज़ कर रहे थे उस पर लिखा क्या था 50 वोट। मगर अगर अपन वास्तव में एक्टिव पावर पे ही काम करते हैं तो अपने को पावर कितनी चाहिए थी 50 वोट, पर ये पावर फैक्टर के कारण अभी अपने को पावर कितनी चाहिए 62.5। ठीक, तो पावर फैक्टर 0.8 अभी मान लेते हैं अपन, पावर फैक्टर अपना 0.6 है। अगर ये पावर फैक्टर 0.6 है तो ये पावर कितनी आएगी 500 डिवाइडेड बाई 6, ये 83.3 के अराउंड आ जाएगी। ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपने पावर फैक्टर की वैल्यू कम होती जा रही है, अपनी अपरेंट पावर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अपरेंट पावर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अपने क्या है जितना अपना पावर फैक्टर कम होगा उतनी ही ज़्यादा अपने को अपरेंट पावर चाहिएगी। और ये अपरेंट पावर अपन लेंगे कहाँ से, सप्लाई से लेंगे, जहाँ से अपने को सप्लाई मिल रही होगी। ठीक है, तो अपने को एक्चुअल में तो अपने को इतनी सप्लाई चाहिए थी 50 वोट, एक्चुअल में तो अपने को इतनी सप्लाई चाहिए थी, पर पावर फैक्टर के कारण क्या हो गया अपने को भी ज़्यादा सप्लाई चाहिए, पावर फैक्टर क्या अपने को भी ज़्यादा सप्लाई चाहिए। तो अपन देखते हैं कि ज़्यादा सप्लाई के कारण अपने को नुकसान क्या होगा। एक तो सीधा सीधा अपना इक्विपमेंट ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो अपना जो भी फैक्ट्री है, अपना जो भी घर है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि उसको ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या लॉसेज आता है कि अपन पावर लेते कहाँ से हैं, अपन पावर कोई जनरेटिंग स्टेशन रहता है उससे लेते हैं। अपन पावर किससे लेते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से लेते हैं, कोई जनरेटिंग स्टेशन रहता है उससे लेते हैं। तो अपने को चाहिए कितनी थी 50 वोट चाहिए थी, 50 वोट चाहिए थी यदि पावर फैक्टर 1 होता, पर अभी अपन मान रहे हैं अपना पावर फैक्टर 0.8 है, पावर फैक्टर 0.8 है, तो अपने को चाहिए कितनी 62.5। तो पहले अभी क्या है ये जो जनरेटिंग स्टेशन है ये कितनी पावर सप्लाई करेगा 62.5, और अपने घर पे जो सप्लाई आती है वो लाइन से आती है। ठीक है, किसी भी सप्लाई लाइन से आएगी,
और जो भी सप्लाई लाइन से आएगी, जो ये सप्लाई लाइन रहती है, इनका भी इंडक्टिव कंपोनेंट, रजिस्टिव कंपोनेंट सब होता है। इन सप्लाई लाइन का भी इंडक्टिव एंड रजिस्टिव कंपोनेंट सब कुछ होता है। और अपने को ये भी पता है कि जो जनरेटिंग स्टेशन होता है उसके चारों तरफ वोल्टेज फिक्स रहता है। जनरेटिंग स्टेशन क्या करता है, फिक्स वोल्टेज पे सप्लाई जनरेट करता है। अपने इंडिया में ये 220 है सिंगल फेज़ के केस में। अभी अपन सिंगल फेज़ मान लेते हैं, जनरेटिंग स्टेशन वोल्टेज जनरेट कर रहा है 220, अपने को पावर कितनी चाहिए 62.5। तो ये पावर कैसे अचीव करेंगे, करंट से। पावर किससे अचीव करेंगे, करंट से, ठीक है। तो अब अपने को एक्चुअल में 62.5 चाहिए, तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा हो गई। अगर अपने को 50 तो ये करंट की वैल्यू कम रहेगी, P = V × I। तो इससे अपन निकाल सकते हैं I = P/V। I = P/V। V यहाँ पे फिक्स है, अपना V जो है वो यहाँ पे फिक्स है, ये V जो फिक्स है। तो अपने जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे I की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे P की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे I की वैल्यू बढ़ रही है। और ये P की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अपना पावर फैक्टर है, इस पावर फैक्टर के कारण बढ़ रही है। और जब सर्किट में I की वैल्यू बढ़ेगी, जब इस सर्किट में I की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे पावर ड्रॉप होगा। सर्किट में I की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर ड्रॉप होगा। किसी भी सर्किट में जो पावर ड्रॉप होता है I² × R, किसी भी सर्किट में पावर ड्रॉप जो होता है I² × R होता है। ये I की वैल्यू बढ़ रही है तो इस सर्किट में पावर ड्रॉप भी बढ़ रहा है, इस सर्किट में पावर ड्रॉप भी बढ़ रहा है। इसे अपन क्या आइडिया लगा सकते हैं कि एक तो अपने को का इक्विपमेंट के लिए 62.5 वोल्टेज चाहिए, और 62.5 वोल्टेज अपन सप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे लॉसेज बढ़ जाएंगे, यहाँ पे लॉसेज बढ़ जाएंगे। तो अपने को वास्तव में क्या होगा, 62.5 से भी ज़्यादा पावर यहाँ से भेजनी पड़ेगी, 62.5 से भी ज़्यादा पावर यहाँ पे भेजनी पड़ेगी यहाँ से, इस जनरेटिंग स्टेशन से, ताकि यहाँ पे जो लॉसेज हो उस लॉसेज के बाद में अपने को यहाँ पे ये जो अपना लोड है यहाँ पे 62.5 वोल्ट पावर मिल जाए, 62.5 वोल्ट पावर मिल जाए, ठीक है अपने को। तो अपने को ये समझ आएगी पावर फैक्टर वो है क्या, और पावर फैक्टर के कम होने से क्या नुकसान होता है। पावर फैक्टर के कम होने से अपनी जो रिक्वायर्ड पावर होती है, पावर फैक्टर कम होने से जो अपनी बढ़ जाती है, और रिक्वायर्ड पावर सप्लाई कहाँ से की जाएगी, जो अपना जनरेटिंग स्टेशन रहेगा, उस जनरेटिंग स्टेशन जब ज़्यादा पावर सप्लाई की जाएगी तो जो अपनी लाइन्स रहेगी उसमें भी लॉसेज बढ़ जाएंगे, जो अपनी लाइन्स रहेगी उसमें लॉसेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपना पावर फैक्टर अगर कम होता है तो उसके अपने काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। अपने को ज़्यादा सप्लाई चाहिए, इनमें जब लॉसेज बढ़ जाएंगे तो इनका ये जो लाइन्स है इनका भी नुकसान ज़्यादा होगा। अगर इनमें पावर ज़्यादा ड्रॉप होगी तो इनका नुकसान भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर कम होने का डिसएडवांटेज है। अब अपन ये देखते हैं कि पावर फैक्टर को अपन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, पावर फैक्टर को अपन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अपना पावर फैक्टर 1 तो कभी भी नहीं होगा, पावर फैक्टर 1 तो कभी भी नहीं होगा। तो अपन भी देखते हुए इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखा था पावर फैक्टर क्या था, आई ये जो वोल्टेज है और करंट है उसके बीच में एंगल था, वोल्टेज है और करंट है उसके बीच में एंगल था। और ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा था, ये सर्किट में जो रजिस्टिव कंपोनेंट है उस पर, जो इंडक्टिव कंपोनेंट उस पर, और जो कैपेसिटिव कंपोनेंट है उस पर डिपेंड कर रहा था। ये एंगल क्या इन सब पे डिपेंड कर रहा था। अभी अपन पीछे देख चुके हैं, इन पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अपन ये मान लेते हैं अभी जो अपना लोड है, वो जो लोड है वो अपनी एक मोटर है। अभी अपन देख लेते हैं जो लोड है वो अपनी मोटर, इंडस्ट्री में जो लोड रहेगा या अपने घर पे जो इक्विपमेंट रहते हैं वो मोटर ही रहते हैं। और मोटर के केस में अपन पहले देख चुके हैं कि मोटर के अंदर क्या वाइंडिंग रहती है, मोटर के अंदर क्या वाइंडिंग रहती है। मोटर के अंदर इस टाइप से, जैसे अभी अपन पंखे का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या इस टाइप से वाइंडिंग रहेगी मोटर के अंदर, मोटर के अंदर वाइंडिंग रहेगी। ये वाइंडिंग रहेगी तो ये वाइंडिंग क्या है, एक इंडक्टिव कंपोनेंट है। वाइंडिंग क्या है, एक इंडक्टिव कंपोनेंट है। तो उसके कारण क्या है, अपने करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस आएगा, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस आएगा तो पावर फैक्टर अपना डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अपन इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो अपन ये मान लेते हैं अपना यहाँ पे इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, इसको इम्प्रूव करना है।
तो अपनों ने भी ये देखा कि इंडक्टर में अगर माइनस इंडक्टर जो अपना इंडक्टर था उसके केस में करंट क्या लैग कर रही थी, तो जो कैपेसिटर था उसके केस में करंट लीड कर रही थी, जो कैपेसिटर था उसके केस में करंट लीड कर रही थी। तो इससे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अपन इंडक्टिव कंपोनेंट के साथ में अगर कैपेसिटिव कंपोनेंट लगा दें, इंडक्टिव कंपोनेंट के साथ में कैपेसिटिव कंपोनेंट, तो ये जो एंगल थीटा है वो वेरी करेगा, जो ये एंगल है थीटा वो वेरी करेगा। ठीक, तो अपना ये जो लोड है, अपने जो लोड है इसके पैरेलल में अपन एक कैपेसिटिव कंपोनेंट लगा देंगे, इसके पैरेलल में अपन एक कैपेसिटिव कंपोनेंट लगा देंगे। ठीक, तो कैपेसिटिव कंपोनेंट की जो वैल्यू रहेगी वो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपन कितना कैपेसिटिव कंपोनेंट लगा रहे हैं। तो अभी अपन इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अभी अपन देखते हैं एक्चुअल में अपनी रिक्वायरमेंट है 50 वोल्ट, पर जनरेटिंग स्टेशन से आ रही है 62.5 वोल्ट। कैपेसिटर लगाया है, ठीक है, ताकि अपन ये रिएक्टिव पावर कम कर पाएँ। कैपेसिटर इसलिए लगाया कि इस इंडक्टर में जो पावर आ रही है, जो इंडक्टर में जो पावर आ रही है उसको अपन कम कर पाएँ कैपेसिटिव कंपोनेंट के कारण। तो अपन अभी इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 50 प्लस 12.5, मतलब ये अपना जनरेटर दे रहा है। अपन कैपेसिटिव कंपोनेंट ऐसा लगा देते हैं कि यहाँ से अपने 10 वोल्ट रिएक्टिव पावर मिल जाए, 10 वोल्ट रिएक्टिव पावर मिल जाए तो अपने को यहाँ से कितने वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, 2.5 एक्स्ट्रा वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अपन जनरेटिंग स्टेशन से 52.5 अगर सप्लाई आ रही है, अगर अपनी जनरेटिंग स्टेशन से 52.5 वोल्ट अगर सप्लाई आ रही है तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन यहाँ पे कैपेसिटर लगा लेते हैं। ठीक है, और इस ये कैपेसिटर लगाने से कारण क्या होगा, जो जनरेटिंग स्टेशन से पहले अपन 62.5 सप्लाई ले रहे थे, अभी अपन कितनी सप्लाई ले रहे हैं, 52.5 वोल्ट सप्लाई ले रहे हैं। जनरेटिंग स्टेशन से 52.5 वोल्ट सप्लाई ले रहे हैं, तो इससे क्या अपना पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक, तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए अपन इंडक्टिव सर्किट हो तो कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं, कैपेसिटिव सर्किट तो इंडक्टर यूज़ कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नॉर्मली अपना क्या इंडक्टिव सर्किट ही रहता है, तो इसके पैरेलल में अपने कैपेसिटर लगा दिया। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पहले अपने को 62.5 वोल्ट चाहिए थी, अभी 52.5 वोल्ट चाहिए। जो 10 वोल्ट है वो अपन इस कैपेसिटर से जनरेट कर रहे हैं, जो 10 वोल्ट रिएक्टिव पावर सप्लाई है वो इस कैपेसिटर से अपन जनरेट कर रहे हैं। अपन सिर्फ रिएक्टिव पावर ही जनरेट कर सकते हैं, मतलब ये कभी मत सोचना कि अपन एक्टिव पावर जनरेट कर सकते हैं। अपन सिर्फ रिएक्टिव पावर ही जनरेट कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर मतलब ये जो 12.5 था, जो इस पावर फैक्टर के कारण एक्स्ट्रा वोल्टेज जो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई जो रिक्वायर्ड थी 12.5, इसी का कुछ पार्ट अपन जनरेट कर सकते हैं। जो 50 वोल्ट है वो तो अपने को चाहिए, जो इस पावर फैक्टर के कारण जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट बन गया था 12.5, इसी का कुछ पार्ट जनरेट कर सकते हैं। तो अपने इसी का कुछ पार्ट यहाँ पे जनरेट कर लिया। ठीक, तो इससे अपने को समझ आता है कि अपना पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज क्या है और पावर फैक्टर अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अपना पावर फैक्टर क्या था, अपना पावर फैक्टर क्या था, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। ठीक, जैसे जैसे अपनी पावर फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होती है, अपने अपरेंट पावर की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये अपरेंट पावर की वैल्यू अपने को कहाँ से चाहिए, जनरेटिंग स्टेशन से। जनरेटिंग स्टेशन के चारों तरफ वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा, यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा तो लॉसेज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है, लाइन के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो अपने कहीं काम नहीं आ रहा, अपनी एफिशिएंसी ख़राब हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पावर उसको कम करने के लिए अपनों ने क्या किया, ये लोड के चारों तरफ एक कैपेसिटिव कंपोनेंट लगा दिया, लोड के चारों तरफ कैपेसिटिव कंपोनेंट लगा दिया। जो पावर फैक्टर के कारण जो अपनी पावर इंक्रीज हो गई थी, रिक्वायर्ड पावर जो 12.5 से इंक्रीज हो गई थी, रिएक्टिव पावर है, इस रिएक्टिव पावर का कुछ पार्ट अपनों ने इस कैपेसिटर से जनरेट कर लिया, तो इससे अपना पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। अपन यहाँ से अभी कितनी एक्स्ट्रा सप्लाई ले रहे हैं, 2.5 ही ले रहे हैं। इसके बेस पे अगर अपन अभी अपना पावर फैक्टर निकालें तो पावर फैक्टर क्या होगा, अपना एक्टिव पावर 50 डिवाइडेड बाय 52.5, तो अपने पावर फैक्टर इससे बढ़ गया। पावर फैक्टर जो पहले था उससे अपना पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। तो कैपेसिटी लगा इंप्रूव कर सकते हैं। पावर फैक्टर अपना जितना
ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है, कम रहने से अपने लॉसेज बढ़ जाते हैं। ठीक है, काफ़ी बार गवर्नमेंट पेनल्टी भी लगा देती है, मतलब गवर्नमेंट पेनल्टी भी लगा देती है अगर अपना पावर फैक्टर अच्छा नहीं है तो। किसी भी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट रहती है कि अपना पावर फैक्टर अच्छा रहना चाहिए।